नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की व्यूज में। सौरभ आपके साथ मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं, बहुत स्वागत हर्षवर्धन जी का। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर। और समीर चौगांवकर साहब प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत आपका। तो दिल्ली में खबर आज देखें ये है कि आतिशी जी जो मुख्यमंत्री थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये औपचारिकता है। अब इसके बाद जो कार्रवाई होनी है वो तब पूरी होगी जब भारतीय जनता पार्टी ये तय कर लेगी कि उसका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। फिर उसके बाद शपथ होगी, उसके बाद सरकार बनेगी, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसके बाद फैसले लिए जाने शुरू होंगे। दूसरी खबर इसी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। अब वो 13 तारीख को वापस लौटेंगे। मतलब अब जो भी एक्सरसाइज दिल्ली के सीएम को लेकर के होनी है वो अपने अंजाम पर उसके बाद ही शायद सिरे चढ़े। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के आने तक का तो इंतजार किया ही जाएगा, भले ही कुछ तय कर लिया गया हो, लेकिन उनके आने के बाद ही उसकी घोषणा की जाएगी। तो अभी 4-5 दिन आप हो सकता है कि दिल्ली में यह सवाल बरकरार रहे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आखिर कौन बनने जा रहा है। तो हम उसको भी आज लेंगे अपनी चर्चा के अंदर और उस एक डेटा के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के चुनाव में जो कुछ हुआ वो कैसे हुआ। तमाम तरीके के विश्लेषण हो चुके हैं, यूं तो बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं, लेकिन डेटा साइंस के साथ उसको समझने में थोड़ी और आसानी भी होती है और उसकी विश्वसनीयता भी ज्यादा होती है। तो सीएसडीएस लोकनीति ने एक सर्वे किया है और इस सर्वे में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की है कि आखिर जनता ने किन फैक्टर्स को दिमाग में रखकर यह मैंडेट दिया जो आपके सामने है कि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं दिया और बीजेपी को क्यों दिया। केजरीवाल जी की कौन कौन सी बातें, कौन कौन से उन पर आरोप या उनकी कौन कौन सी कमियां लोगों की नजरों में थीं जिसको केजरीवाल जी शायद पढ़ नहीं पा रहे थे, और क्या उसका विकल्प भारतीय जनता पार्टी केवल क्योंकि एक ही ऑप्शन था इसीलिए बीजेपी को ही दिया वोट, कांग्रेस को वोट क्यों नहीं गया, इसका भी जवाब आपको इस सर्वे के अंदर मिलेगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपको आतिशी जी का बयान सुना देता हूं क्योंकि कल से सारे नेता खामोश हैं आम आदमी पार्टी के। केजरीवाल जी दिखाई नहीं दिए, बाकी नेता भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जी का एक इमोशनल होता हुआ वीडियो जरूर देखने को मिला था, लेकिन इसके अलावा सब लोग बिल्कुल चुप हैं, खामोश हैं। पंजाब को लेकर कल एक मीटिंग वो करने वाले हैं, उसकी बात अब से थोड़ी देर में। आतिशी जी की तस्वीर आप देख रहे हैं जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया एली साहब से मिलकर, उसके बाद क्या बोली वो ये सुन लेते हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है एक ऑपोजिशन की भूमिका निभाना। जो पार्टी जीत के आई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसकी जवाबदेही तय करवाना आम आदमी पार्टी के विधायकों का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपये की स्कीम पास की जाएगी और 8 मार्च तक दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये आ जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी इस पर भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। ठीक है, अब ये उनका फर्ज है जो वो कह रही है, बिल्कुल ठीक है। अब विपक्ष के रोल में अब वो जवाबदेही तय करें और कैसे सरकार काम कर रही है उसके ऊपर एक निगाह रखें। लेकिन आई पहले सबसे बड़ा सवाल तो ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की खोज आखिर कहां तक पहुंची है। विनोद जी, नाम तो बहुत सारे चल रहे हैं, मतलब देखो बीजेपी को लेकर हर आदमी ये कहता है भाई बात तो आप कितनी भी कर लो, तय तो जो होगा तब होगा, लेकिन फिर भी मोस्ट प्रोबेबल नेम्स में से इस वक्त कौन है? देखिए, हम लोग कल भी आपके ही कार्यक्रम में चर्चा कर रहे थे कि कौन, नाम के बारे में तो कुछ भी कहना किसी के लिए संभव नहीं है। ये वो बीजेपी नहीं है। अब विजय जी कुछ बता सकें, इनकी गहरी पकड़ है, बाकी मेरे बस का तो है नहीं। लेकिन फिर भी अगर प्रोबेबिलिटी के आधार पर आप देखें, मान लीजिए कि क्योंकि देखिए जो भी फैसला होगा वो राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को जो लाभकारी होगा, खासकर दीर्घकालीन राजनीति, लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स की दृष्टि से, और दिल्ली के बाहर भी उसका असर पड़े, इस दृष्टि से ही नाम लिया जाएगा। तो मुझे लगता है उसमें 2-3 नाम लिए जा सकते हैं। पहला नाम तो सभी लोग ले रहे हैं, प्रवेश वर्मा का, कि भाई उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, नई दिल्ली से जीत के आए हैं, जाट समुदाय से आते हैं, राजस्थान में, हरियाणा में, ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सब जगह उसका फायदा मिल सकता है पार्टी को। ये सारे नैरेटिव उनके पक्ष में है। युवा भी हैं, दिल्ली के 2 बार सांसद रहे हैं, दिल्ली के मूल निवासियों में हैं, तो ये सब उनके पक्ष में जाती हैं चीजें। और उनको अमित शाह जी का, प्रधानमंत्री जी का विश्वास भी प्राप्त है। एक बार विधायक भी रहे। हाँ, विधायक भी रहे, मुंडका से रहे हैं। और जिस तरह से वो उनको लाया गया नई दिल्ली में, उनके खास करके वो दिल्ली देहात की राजनीति करते रहे, वहाँ से उनको बिल्कुल मोस्ट अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी में लाया गया। तो उस दृष्टि से उनका नाम सबसे पहले लिया जा रहा है। लेकिन जो अगर आप मोदी जी की
की कार्य राजनीतिक शैली और कार्यशैली देखें, उसमें अक्सर वो किसी ऐसे व्यक्ति को लाते हैं जिससे पार्टी को दीर्घकालिक फायदा हो, साथ ही साथ एक नया नेता भी सामने आए। भाई राजस्थान में, आपका मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, सब जगह हमने ऐसे ही प्रयोग देखे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी का जब नाम आया तो अचानक आया, प्रयोग था। हरियाणा में सैनी जी अचानक नाम आया, तो पुष्कर सिंह धामी इसी तरह आए। तो इस दृष्टि से अच्छा, फिर महिला पर भी लोग कह सकते हैं, कोई महिला भी हो सकती है। उसमें एक बात मैं कह सकता हूं कि जहां तक मुझे लगता है कि कोई भी बने, लेकिन मुझे लगता है सब ज्यादा संभावना विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनना। ये भी एक सवाल है कि विधायक बनेगा या कोई सांसद भी बन सकता है या कोई भी और बन सकता है। मतलब अब देखिए, बनने के लिए तो कोई भी बन सकता है, बनने के लिए तो कोई ऐसा व्यक्ति भी बन सकता है जो ना विधायक हो ना सांसद हो, क्योंकि 6 महीने का समय होता है। 6 महीने के अंदर किसी को इस्तीफा दिला के वो चुनाव पे जीत के आ सकता है व्यक्ति, लेकिन इसलिए कोई बन सकता है। लेकिन संभावना की जहां तक बात है, बनना किसी विधायक में से ही किसी को चाहिए, क्योंकि अभी तक आप देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, मोहन यादव को बनाया गया, भजन लाल शर्मा को बनाया गया, राजस्थान में दोनों विधायक थे। पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया, वो भी विधायक थे जब पहले बनाया। अगर ये क्लियर है, आपको लग रहा है कि विधायकों में से ही बनेगा, तो फिर चॉइसेस भी थोड़ी लिमिट हो जाती है। ठीक है, तो उस पर ज्यादा बात हम लोग कर सकते हैं। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, परवेश वर्मा का नाम सभी लोग ले रहे हैं जब से ये हुआ है। ये चर्चा चली भाई नहीं, किसी महिला को बनाना चाहिए दिल्ली के अंदर, या किसी दलित को। एक दिल्ली हिंदुस्तान में कोई दलित चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो एक दलित चीफ मिनिस्टर देके बीजेपी बड़ा अच्छा संदेश दे सकती है। कोई सिख अगर हो दिल्ली का मुख्यमंत्री, तो बीजेपी को पंजाब में बहुत लाभ होगा, और पंजाब में चुनावी लाभ से ज्यादा सिख समुदाय के नजदीक जाने की जो कोशिश है। में एक समस्या ये है कि जो 3 सिख जीत के आए हैं बीजेपी के, वो तीनों भारतीय जनता पार्टी से प्रॉब्लम है बिल्कुल। 2 अरविंदर सिंह लवली और तविंदर मारवा कांग्रेस से आए हैं, और सिरसा जी अकाली दल से आए हैं। हालांकि एक हेमंत बिश्व शर्मा का अपवाद है, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा 5 साल तक 5 साल इंतजार कराया गया मंत्री रहे। और जो जिस तरह से पूर्वोत्तर की राजनीति में उनका दखल है, वो एक पार्टी के लिए एसेट साबित हुआ। शायद सीएम नहीं, डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अगर और राज्योों की तरह बीजेपी दिल्ली में देती है, तो मे भी एक डिप्टी सीएम की पोस्ट किसी एक सिख व्यक्ति के लिए हो सकती है। इसके अलावा पूर्वांचलियों की इतनी बड़ी तादाद दिल्ली में है, 30%, और उतना आपको वोट भी मिला है, तो उनको कैसे इग्नोर करेंगे? या फिर एक वो चॉइस थी जो मैंने कहा कि आप क्या किसी सांसद में से बनवा सकते हैं। एक नाम उसमें से हरदीप सिंह पुरी जी का भी चल रहा है सर, पुरी साहब का भी चल रहा है कि मतलब वो पार्टी के भी हो गए, सिख भी हैं, सीनियर भी हैं, ब्यूरोक्रेट रहे, तो सिस्टम भी जानते हैं, सरकार कैसे काम करती है जानते हैं, और सेंटर के साथ पूरी तरह अलाइंड है। और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी रहे, तो दिल्ली की जो जमीन की समस्या, हर चीज समझते हैं, जानते हैं, स्थानीय समस्याएं वो भी जानते हैं कुछ, क्योंकि अर्बन जो केंद्र का आवास मंत्री होता है, वो ज्यादातर उसका काम दिल्ली को ही देखना होता है, बाकी तो राज्यों के मंत्री। इसलिए उनके नाम की चर्चा ही बहुत जोर से। विजय जी देखिए, जो लोग बीजेपी को समझते हैं, जैसे विनोद जी ने कहा, तो वो गैस वर्क ही नहीं करते। बीजेपी को समझने का एक ही तरीका है कि यदि आप समझते हैं तो गैस वर्क करना बंद कर दीजिए, वहाँ जो आला कमान तय कर देगा वो हो जाएगा। लेकिन आला कमान तय ऐसा नहीं करता कि एक आदमी ने डिसाइड कर लिया। आला कमान में जो उनका ग्रुप है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है या सीनियर पार्टी लीडर्स हैं, वो सब चीज़ों को तय करके, विचार करके कर रहे हैं। और एक बड़ी परेशानी ये होती है कि जब आपको बहुत बड़ा मैंडेट मिल जाता है, जीतने वाले कराने वाले विधायकों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो उसमें चुनना मुश्किल होता है। और अब ऐसा मैंडेट आया जिसमें हर ग्रुप से ही बड़ा सपोर्ट मिला है, चाहे वो पूर्वांचली हो, दिल्ली के पंजाबी, सिख, क्षत्रिय जो है उनका भी उसको मिला है, दलितों का भी मिला है, तो उनमें से चुनना है। और मुझे लगता है कि यदि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा तो हो सकता है कि कोई सिख समाज से बन जाए। चीफ मिनिस्टर तो सिख समाज से नहीं होगा। ठीक है। एक संभावना मुझे जो सबसे ज़्यादा लगती है कि वो विधायक ही होगा। मुझे अभी तक लगता है विधायक हो, नौजवान हो, मतलब नौजवान का मतलब यंग हो, उसका एक्सपीरियंस को आप मत करिए कि वो 5 बार के विधायक होंगे, 6 बार के विधायक होंगे। तो इसमें परवेश वर्मा की दावेदारी मजबूत लगती है। परवेश वर्मा की तो दावेदारी सबसे मजबूत होती है, दोनों वजह से। एक तो बीजेपी दावेदारी चलती नहीं है। बाहरी दिल्ली का पूरा क्षेत्र जहाँ पर जाटों ने पूरा तरीके से सपोर्ट किया है, और वो जाट थोड़ा सा अटके हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल से कोई एक जाट नेता मिला है मजबूत, और वो लॉन्ग टर्म की पॉलिटिक्स को बहुत बड़ा, जिसका कद बहुत ऊंचा किया जा सकता है, लंबा समय भी उनके पास है। पूर्वांचलियों को चीफ मिनिस्टर बनाना अभी मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। क्यों? नहीं, वो उस पर नहीं जाएंगे। आप बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए करें तो कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली के मिजाज में अभी वो फिलहाल जो नया ये वोट जो है ना, बहुत समय से अटका हुआ था, बीजेपी से नाराज था। सिख वोटर, पंजाबी, क्षत्रिय वोटर जो था उनका, लेकिन वो उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा था।
तो वो मौका है, पूर्वांचलियों के लिए मौका है, पूर्वांचलियों का दबाव भी। और आपको ध्यान हो कि पिछले अभी चुनाव प्रचार के दौरान पूर्वांचलियों को लेकर काफ़ी झगड़ा हुआ। एक बड़े प्रवक्ता को उन्होंने मतलब आउट ऑफ द सीन कर दिया, केवल उसी को ध्यान में रखते हुए। और पार्टी में भी शायद पहली बार हुआ कि एक बड़ा लीडर दूसरे बड़े लीडर को इस तरह से रिएक्ट करे, तो उसकी चिंता हो सकती है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा बात लगती है कि एमएलए ही वहाँ पर ठीक हो है। सकता है। समीर जी, कुछ नाम कुछ चर्चाएं, कोई खबर? देखिए, मुझे लगता है कि एक महिला मुख्यमंत्री की प्रबल दावेदारी दिल्ली में मुझे नजर आ रही है। एक तो कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। अब इतने अगर राज्य आप देखेंगे तो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। डेप्यूटी जरूर है, जैसे राजस्थान में दिया कुमारी को बनाया हुआ है, और उड़ीसा में डेप्यूटी मुख्यमंत्री तो जो महिलाएं जीत के आई उनके नाम अगर लें, सांसद तो एक बांसुरी स्वराज है, कमलजीत शेरावत है, शिखा राय मुझे लगता है एक प्रोमिनेंट नाम है, जिन्होंने उनको हराया, सौरभ भारद्वाज को। पूर्वांचल से आती है वो, मेयर भी नहीं, और पूर्वांचल से आती है। दो और महिलाएं जीती हैं बीजेपी से, एक रेखा गुप्ता जीती है। शिखा राय की मुझे ज़्यादा दावेदारी लगती है। अगर विधायकों से अगर देखेंगे तो उसकी दावेदारी मुझे ज़्यादा नजर आती है। और दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी एक डेप्यूटी उप मुख्यमंत्री एक या तो जरूर शिखा राय भी पूर्वांचली हुई क्या? हाँ, रेखा राय पूर्वांचली। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक डेप्यूटी जरूर देंगे। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया तो दो उप मुख्यमंत्री बना दिए, राजस्थान में एक मुख्यमंत्री तो दो डेप्यूटी बनाए। आप उड़ीसा में देखिए, एक मुख्यमंत्री बनाया तो उसके साथ दो दिए, छत्तीसगढ़ में एक मुख्यमंत्री बनाया तो उसके साथ दो डेप्यूटी मुख्यमंत्री दिए। तो मुझे लग रहा है कि कास्ट समीकरण सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया। राजस्थान में अपने उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री तो दो डेप्यूटी बनाए कास्ट के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी, एक जो मुख्यमंत्री बनेगा तो दूसरी कास्ट को मैनेज करने के लिए एक जरूर डेप्यूटी। क्या परवेश जी कर क्या लड्डू बांट रहे हैं? क्या लड्डू बांट घर के बाहर लड्डू बांट अपने घर के बाहर उन्होंने काफी तो काम लगवाया। उनको मैनेज करेगी। तो मुझे लग रहा है, अगर वैसा देखा जाए तो मुझे लग रहा है रविकांत का भी एक संभावना ज्यादा है, जो अभी वाल्मीकि समाज से जीते हैं, त्रिलोकपुरी से पहली बार के विधायक है, वाल्मीकि समाज से आते हैं। उनकी भी दावेदारी मुझे लगता है त्रिलोकपुरी से जीते हैं। हाँ, त्रिलोकपुरी से भी जीत बहुत कम वोटों से हुई है। 362 वोटों से जीते हैं वो। 362 वोटों से जीते हैं। लेकिन एक वाल्मीकि समाज से वो आते हैं, पढ़े लिखे हैं व्यक्ति, अच्छे यंग एज के हैं, तो पहली बार के विधायक है, तो उसकी भी संभावना लग रही है। इसके अलावा नेगी का भी लग रहा है, जो जिन्होंने अवध ओझा को हराया है, रविंद्र सिंह नेगी। हाँ, या मोहन सिंह बिष्ट। मोहन सिंह बिष्ट तो 7 बार के हो चुके, वो तो स्पीकर बना दिया। चांस मुझे लगता है, क्यों इतने सीनियर आदमी हैं? हाँ, तो इतने सीनियर और वो भी बड़े व्यक्ति को हरा के आए हैं। बड़ी कठिन सीट जीत के आए बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। और उत्तराखंड टफ सीट जीत के आए हैं। मुस्तफाबाद से जीते हैं, मुस्लिम सीट जीते मुस्तफाबाद से, पहले करावल नगर से थे जहाँ ठीक है सर, ठीक है। कोई सिख बना सकती है भाजपा? हालांकि तीनों पार्टी के में अभी भी हाल में ही आए हैं। कौन? कोई सिख चेहरा नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी सिख को। देखिए, पंजाब में तो अमरिंदर सिंह को आपने लेकर आए, क्या हुआ? अमरिंदर सिंह को लाने का वो खुद हार गए, सब हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ किसी सिख को बना के आप पंजाब को पार्टी कुछ दे नहीं सकती थी ना, यहाँ मौका है देने का। तो यहाँ आप डेप्यूटी भले बना दें, मुख्यमंत्री सरदार बनाए, मुझे गंगा में मिल जाने के बाद सब गंगा हो जाती है। डेप्यूटी तक बना सकते कह रहे हैं। हर्षवर्धन जी, पहली बात तो ये मुझे लग रहा है यहाँ से कसो एक ही नाम आएगा और वही फाइनल हो जाएगा। जब विनोद जी, विजय जी, समीर जी, सबने आपने कहा था कि अब तो विधायक बनेंगे तो नाम कम कर दीजिए, और मैंने जब भी गिनना शुरू किया तो तीनों हमारे जो वरिष्ठ साथी लोग हैं, इन्होंने करीब 13 नाम गिनाए हैं। जब ये कहा गया कि अब नाम कम हो जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी जितने विधायक हैं उनमें से किसी एक को भी मुख्यमंत्री बना देंगे तो हम लोग यहां चर्चा करेंगे, तो उसके लिए कह सकते हैं कि ये वजहें हैं जिनकी वजह से ये बनाया जाएगा। मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आज जहां खड़ी है वहां परवेश वर्मा बहुत प्रबल दावेदार है। सिर्फ इसलिए नहीं कि अरविंद केजरीवाल को हराया, सिर्फ इसलिए नहीं कि जाट हैं, इसलिए कि पिछले 1.5-2 वर्ष से अमित शाह की रणनीति के लिहाज से वो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, इस चुनाव का जो मोमेंटम होता है वो खींच कर लेकर आए, और उनके जो कहें कि माइनस क्या है, तो एक तो खुद आक्रामक न हो जाएं, अनुशासन में बने रहें, पार्टी में ऐसा न हो जाए। मैं बार बार 1993 याद दिलाता हूं कि भाजपा बहुत मजबूत पार्टी थी, पूर्ण बहुमत से आई थी, 49 अभी से एक ज्यादा सीटें आई थी, लेकिन आपस में लड़के ऐसा किया कि अब 98 के बाद आज जाकर सरकार बनी। तो भाजपा को यह ध्यान रखना है। जो नाम इसके इतर हैं, देखिए, विजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र महाजन, रेखा गुप्ता और आशीष सूद, ये बेस्ट सूटेड कैंडिडेट हैं, खांटी दिल्ली वाले हैं। दोबारा बताइए सर नाम, व्यूअर्स नहीं जानते होंगे ना कौन कौन है। विजेंद्र गुप्ता पूर्व अध्यक्ष, जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे, लगातार जीतते चले आए, प्रदेश अध्यक्ष रहे। रेखा गुप्ता
जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सचिव रही, जहां तक मुझे याद है, एबीवीपी का कैडर रही हैं, वो भी पार्टी संघ परिवार से आती हैं, वो एक महत्वपूर्ण प्रत्याशी हो सकती हैं। आशीष सूद प्रदेश भाजपा के महामंत्री हैं, एबीवीपी से ये भी जीत कर आए थे, और ये अभी जो संघ की टॉप लीडरशिप है, बीजेपी की टॉप लीडरशिप है, उसके नजदीकी हैं। जितेंद्र महाजन जो पहले भी जीत कर आए थे, ये भी कैडर के हैं। ये जो नाम है परवेश वर्मा के अलावा सब विधायक बन गए हैं, ये सब विधायक बन गए और सब संगठन की नीति के लिहाज से काम करने वाले लोग। एक सतीश उपाध्याय का नाम भूल गए आप। सतीश जी का भी नाम है, लेकिन मुझे दूसरी वजहों से, वैसे तो वो भी टफ सीट थी सर, मालवीय नगर की वैसी आसान सीट नहीं थी, उनकी भी दावेदारी है। लेकिन ये नाम जो है, और मेरा ये मानना है कि जो ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो पंजाबी, वैश्य और जाट, यहां जाकर कांटा टिकने वाला है। और निश्चित तौर पर एक उप मुख्यमंत्री होगा, सिख मुख्यमंत्री नहीं होने वाला है, सिख उप मुख्यमंत्री जरूर हो सकता है। तो जब आप पंजाबी कह रहे हैं तो उसमें सिख अलग है उससे? पंजाबी मतलब सब है, सिख अलग है। पंजाबी जो दिल्ली का जो एक जो बेसिक जो भाजपा का वोटर जो होता था, वीरेंद्र सचदेवा है, जो वीरेंद्र सचदेवा है, जो आशीष सूद हैं, खत्री, जो इस तरह पंजाबी, के हैं, पंजाबी तो ब्राह्मण, पंजाबी वैश्य कॉम्बो चलेगा। और साथ में अगर सिख आएगा तो मुझे अभी भी लगता है कि मनजिंदर सिरसा ये बड़े प्रबल दावेदार हो सकते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री इनमें से कोई नहीं बनने। चलिए, ये तो चर्चा थी साहब कि कौन बन सकता है मुख्यमंत्री। अभी चलती रहेगी चर्चा जब तक नाम बीजेपी दे ही नहीं देगी। अब जरा मैं जो सर्वे की बात आपसे कर रहा था, प्रधानमंत्री जी उस नाम को फाइनल कर, जाहिर सर आपने बड़ा राष्ट्रोद्घाटन हाँ, किया। तो बड़ी बात है, मतलब इसमें ये तो जो विचार है, विमर्श नहीं, आज तक पता ही नहीं था किसी को। CSDS लोक नीति का सर्वे है सर मेरे हाथ में। ये सर्वे आज इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित भी हुआ है। तो सर्वे अच्छा है, इसमें कुछ डिटेलिंग है, और ये काउंटिंग डे तक हुआ है, उससे पहले हफ्ता भर चला है शायद। तो लेकिन इसमें बातें कुछ अच्छी पूछी गई हैं, जो सवाल पूछे गए हैं वो अब हमको और ज्यादा रेलेवेंट लगती हैं, अब ज्यादा समझ में आ सकती हैं वो। तो जैसे पहला सवाल इसमें था, अगर आप लोग ग्राफिक तैयार हैं तो आप इसके ग्राफिक्स प्लीज चलाइएगा स्क्रीन के ऊपर। पहला सवाल ये सर्वे में पूछा गया था कि दिल्ली के वोटर्स के लिए अहम क्या है? आपके लिए पार्टी अहम है, उम्मीदवार अहम है, या सीएम का कैंडिडेट अहम है? तो इसका जवाब जी हाँ, 57% लोगों ने कहा पार्टी देख के वोट करते हैं। तो इतना तो क्लियर था कि चॉइस वॉज बिटवीन बीजेपी, आप एंड कांग्रेस। इंडिविजुअल उम्मीदवार उस हद तक इंपॉर्टेंट नहीं थे लोगों के लिए, और ना ही सीएम का चेहरा भी था। तो वोट करने के लिए पार्टी थी। लेकिन सीएम के चेहरे पर भी राय पूछी गई थी, तो उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम टॉप पर आया। 39% लोगों को अरविंद केजरीवाल जो है एज सीएम ठीक लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। 4% लोगों ने कहा आम आदमी पार्टी का कोई भी और आदमी बन जाए। तो ये तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के वोटर ज्यादा रहे होंगे, 43% हो गया ये टोटल। क्योंकि बीजेपी से भी कोई भी सीएम बन जाए वो हमको पसंद होगा, ये कहने वाले भी 37% लोग थे। क्योंकि बीजेपी से कोई नाम भी नहीं था ना। हाँ, बीजेपी कोई नाम भी नहीं था। और कोई कांग्रेस का नेता बन जाए, ये 5% लोगों ने कहा। जितना वोट मिला तो आप इसको अगर ऐसे देखें अगर, तो अरविंद केजरीवाल या आपके लिए तो 43% लोगों ने हामी भरी थी, 37% लोगों ने कहा बीजेपी का आदमी भी बन जाएगा तो हमें बेहतर लगेगा। इसके अलावा वोटर्स में प्रभाव किसका कितना प्रभाव था, नरेंद्र मोदी का कितना प्रभाव था ओवरऑल वोटर्स पर जब पूछा गया कि क्या आप नरेंद्र मोदी की बातों से, नीतियों से प्रभावित होते हैं, 44% लोगों ने हां जवाब दिया। ये ओवरऑल है, इसमें आपका समर्थक भी है, कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी। बीजेपी के वोटरों से जब स्पेसिफिक सवाल पूछा गया तो वो 85% तक था कि हाँ हम मोदी जी से प्रभावित हैं। अरविंद केजरीवाल की बात जब आई तो ओवरऑल 33% लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का काम जो है प्रभावशाली है। बीजेपी के वोटरों में यह संख्या अरविंद केजरीवाल को पसंद करने वालों की मात्र 3% थी, और आम आदमी पार्टी के वोटर्स में यह संख्या 72% थी। राहुल गांधी के लिए जब सवाल आया तो केवल 5% लोगों ने कहा कि हमें वो एक प्रभावी नेता लगते हैं। ओनली 5% दिल्ली में लोगों ने इस बात को माना। अब मूल मुद्दे दिल्ली के, जो करप्शन के चार्जेस लगे, अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों का जेल जाना हुआ, इसका कितना असर पड़ा? आपके नेताओं की गिरफ्तारी पर दिल्ली की राय, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 37% लोगों ने कहा आपके नेता भ्रष्ट थे, गिरफ्तारी सही हुई। 36% लोगों ने कहा झूठे केस में फंसाया गया, गिरफ्तारी गलत हुई। कांटे की लड़ाई, मार्जिनली मोर देन 50, मतलब उसमें लोग मान रहे थे कि भाई हाँ मामला कुछ तो चिपका है, भ्रष्टाचार का मामला, तो उसका नुकसान हुआ है, ये साफ था। इससे जुड़ाई आगे जो एक मुख्यमंत्री का घर था जिसको बाद में सबने शीश महल कहना शुरू कर दिया। 40% लोग दिल्ली के मानते हैं कि केजरीवाल ने गैर जरूरी खर्च किया है, और 36% लोगों ने कहा कि निर्माण ठीक है और बीजेपी ने तिल का ताड़ बनाया। ये दोनों इश्यूज जो हैं, जेल जाना, केसेस होना, शराब घोटाले का आरोप लगना, और ये अपने घर पर करोड़ों रुपया लगवाना, लोगों की नजर में ये एक बड़ा मुद्दा था और उस पर वोट हुआ है, ये बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। विनोद जी,
नहीं, लेकिन एक चीज देखिए कि दोनों मामलों में जो अंतर है, सहमत और असहमत लोगों का बहुत कम है। हाँ। एक में तो 1% का अंतर है, 37 और 36, दूसरे में भी 4% का अंतर, 40 और 36। तो ये भी मानना पड़ेगा कि एक बड़े सेक्शन में ये मुद्दा नहीं भी चला। ऑब्वियसली 43% वोट तो उनको मिला ही है, मिला तो उनके है, लिए तो मुद्दा नहीं होगा। नहीं है वो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दूसरे और मुद्दे रहे जिन्होंने ज़्यादा प्रभावित किया, और शायद वो मुद्दे जो है उन पर हम लोग आगे चर्चा कर सकते हैं अगर आपके उसमें हो। ये मुद्दे देखिए, एक बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी, जैसे हर पार्टी का और हर नेता का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसके इर्द गिर्द जनता का समर्थन उसको मिलता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का मैग्नेटिक फील्ड क्या है? हिंदुत्व है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। आम आदमी पार्टी का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो था उसकी पॉलिटिक्स विद डिफरेंस, अलग तरह की राजनीति, ईमानदार, शुचिता का दावा, वो था जिससे 2013 से लेकर के लोग उसके समर्थन में थे। फ्रीबीज वगैरह उसके बाद में उसको जोड़ती थी। वो जो है शीश महल और ये जो मुद्दा आया जेल यात्रा वाला, शराब घोटाले वाला, इससे उसमें कमी आई, वो कमजोरी हुई। वो जो मैग्नेटिक फील्ड उसकी थी, उसका जो चुंबकीय तत्व था वो कमजोर हुआ। इसीलिए एक मिडिल क्लास दिल्ली का खास करके, जिसको फ्रीबीज से कोई मतलब नहीं था, जो मिडिल क्लास दिल्ली का है, जो मान लीजिए सोसाइटीज में रहता है, वो तो बिजली के बिल भी देता है, पानी के बिल भी देता है, बस में फ्री नहीं जाता, उसके लिए और मुद्दे थे। उसके लिए दूसरे मुद्दे थे, जिस वजह से आम आदमी पार्टी के साथ 2 चुनाव में था, 3 चुनाव में 13, 15 और 20, वो छिटका बड़ी तरह से। और उसने बीजेपी को, क्योंकि वो ये वही वोटर था 10-12%, 14%, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करता था मोदी जी के नाम पर। और जो विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ कई डिस्कशन में रहे, इस बात को कहते थे कि बीजेपी की कोशिश है कि उस 12-14% को किस तरह रोके विधानसभा चुनाव में अपने साथ, और उसको रोकने में बीजेपी कामयाब रही। कम से कम 7-8% जो उसका बढ़ा है वोट बीजेपी का, जो 46% के आसपास हुआ है जाकर के, और अगर उसमें 2 सीटें जो छोड़ी गई उनका वोट भी जोड़ ले 2%, तो 48%। आपके बाकी मुद्दे और मुद्दों ने इसके बियॉन्ड प्रभावित किया लोगों का मन वोटिंग के लिए। वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, इसको आप समझिए जरा। सवाल ये था कि किस मुद्दे पर किसे कितना वोट मिला, किस मुद्दे पर किस पार्टी को कितना वोट मिला। बेरोजगारी के मुद्दे पर आप ऐसे समझिए, बेरोजगारी जिन लोगों के लिए मुद्दा था कि बेरोजगारी दिल्ली में एक इशू है, उनमें से 55% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। इसका मतलब बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को बेहतर माना कि ये आएंगे तो दूर करेंगे। दूसरा था दिल्ली में सफाई, गंदगी को दूर करना। 46% लोगों ने बीजेपी को वोट किया, आपको 43%। मतलब दिल्ली के रखरखाव और साफ सफाई के लिए लोगों ने कहा बीजेपी आना जरूरी है। ओवरऑल दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए 59% लोगों ने दिल्ली को वोट किया, 33% ने आपको। मतलब दिल्ली को अगर चमकाना है, विकसित दिल्ली बनाना है, तो उसके लिए भाजपा जरूरी है दिल्ली में आना। ये लोगों के मन में साफ मैसेज था। ऐसा आप महंगाई की बात अगर देखेंगे, महंगाई को काबू में रखने के लिए तो 52% लोग आपकी तरफ जाते हैं कि आम आदमी पार्टी रहेगी तो महंगाई कंट्रोल में रहेगी। और भ्रष्टाचार जिन लोगों के लिए इशू था, 76% लोगों ने वो बीजेपी के लिए वोट किया। तो बड़ा क्लियर है, दिल्ली की ओवरऑल डेवलपमेंट और रखरखाव और भ्रष्टाचार, इन 2 इश्यूज के लिए भारतीय जनता पार्टी को ये वोट मिला जो दिखाई दे रहा है। हर्षवर्धन जी, फाइनल कमेंट। देखिए, मुझे लगता है कि कोई और मुद्दा था ही नहीं। एक मुद्दा था, अरविंद बड़ा बेईमान निकला, राजनीतिक तौर पर भ्रष्ट निकला, जो कह के आया ठीक उसके उल्टा किया। बाकी सब उसके आसपास की कहानियां हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार आपके लिए सिर्फ और सिर्फ, और वो भी जब आप कहते हैं ना, मैं बार बार कहता हूं कि देखिए ये सब चल सकता है, कोई भी पार्टी हो, थोड़ा बहुत ईमानदारी, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचारी, थोड़ा बहुत गड़बड़, थोड़ा बहुत आगे पीछे, वो सब चलता है। लेकिन जब कोई नेता कहे कि देखिए हम तो एकदम गंगा में खड़े होकर शपथ ले रहे हैं और गंगा से निकलने के बाद दुनिया का सारा पाप वो करे, तो ऐसे व्यक्ति को जनता बर्दाश्त नहीं करती। बाकी सारी चीजें उससे इतर हैं। मूल बात ये, अरविंद केजरीवाल जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे, जनता की नजरों में कट्टर बेईमान बने। जो बचे हुए हैं वोट, वो फ्रीबीज वोट है, मुस्लिम वोट है और दूसरे कुछ वोट है जो उनसे लाभ है।